नमस्ते बच्चों, आइए आज हम पाठ पढ़ते हैं रथ चक्र, जिसके लेखक हैं हिमांशु जोशी जी। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम उद्देश्य की ओर जाते हैं। रथ चक्र 3 पीढ़ियों की ऐसी कहानी है जिसमें दादा अपने पुत्र की मृत्यु के बाद उसके नन्हे नन्हे बच्चों का पालन पोषण करते हैं। रथ चक्र का पहिया घूमता रहता है और उनका बड़ा पोता युद्ध में वीरगति प्राप्त करता है। उसके बच्चों और भाभी का भार छोटे भाई के कंधों पर आ जाता है। 3 पीढ़ियों द्वारा लगाए फलों के पेड़ों की तुलना करते हुए कहानी नायक रूपक बांधता है कि जब पौधे मुझे रोपने हैं, अर्थात बड़े भाई के बच्चों का पालन पोषण अब मुझे ही करना है। आशा का तार हाथ में पकड़े पूरे विश्वास के साथ कहानी का प्रत्येक पात्र अपने कर्तव्य में जुटा रहता है। यहाँ जिस सरलता और सच्चाई से कर्तव्य निष्ठा का निर्वाह किया गया है, वह सचमुच अनुकरणीय है। पाठ के शब्दार्थ को देखते हैं। रथ चक्र, समय चक्र, रथ का घूमता पहिया, शैशव, बचपन, हर्ष, विषाद, सुख और दुख, स्मृतियाँ, यादें, अकाल, असमय, ठेंगा दिखा दिया, देने से साफ मना करना, निराश करना, परिणाम, नतीजा, वजीफ़ा, छात्रों को शिक्षा में सहायता हेतु मिलने वाला धन, छात्रवृत्ति, बखान, प्रशंसा भरा वर्णन, पौधे, छोटे पौधे, पदोन्नति, पद में तरक्की, चल बसे, मृत्यु होना, रास नहीं आई, अच्छा ना लगना, चैत, हिंदी कैलेंडर का पहला महीना मार्च अप्रैल, बहुमूल्य, कीमती, घमासान, भयंकर, मुक्तिवाहिनी, बांग्लादेशी छापामार संगठन, वीरगति को प्राप्त हो गए, युद्ध में लड़ते हुए मारे जाना, वज्रपात, भारी विपत्ति, असह्य, जो सहन ना हो। आइए पाठ पढ़ते हैं। रथ चक्र। पीली पीली धूप निखरने लगती है। चीड़ के लंबे लंबे पेड़ और भी ऊंचे लग रहे हैं। बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां पिघलते सोने की तरह चमक रही है। धुंधलके के उस पार मैं कुछ खोज रहा हूँ, पर स्पष्ट कुछ दिखता नहीं। आज वर्षों बाद मैं फिर आया हूँ यहाँ, अपने घर। यहाँ के कण कण में शैशव की कितनी ही हर्ष विषाद मिश्रित स्मृतियाँ बिखरी पड़ी हैं। पिताजी का स्वर्गवास हुआ तब हम छोटे थे। माँ बिलख बिलख कर रोना, दादी के कभी न थमने वाले आंसू, बाबा का कोरा कागज सा सफ़ेद चेहरा आज भी अनायास याद आते हैं तो अजीब सिहरन सी होती है और मैं काँप काँप उठता हूँ। मैं तब कन्नू के बराबर था। देहरी के पास माँ सिर झुकाए बैठी थी। बाबा पत्थर की तरह गुमसुम हो गए थे, एक भी शब्द बोल न पा रहे थे। दीदी मुझे गोद में उठाए चुपचाप रो रही थी, बस रोए ही जा रही थी। पिताजी की अकाल मृत्यु ने बाबा को और बूढ़ा बना दिया था। हाथ पांव अब अधिक चल न पाते थे। स्मृति भी अब किसी सीमा तक साथ छोड़ रही थी। बातें करते करते बहक उठते, बार बार कोई बात बताने पर भी जल्दी भूल जाते। दुकान का जितना उधार जिनके पास था, उन सब ने ठेंगा दिखा दिया था। सगे संबंधियों ने सहायता करना तो अलग रहा, पिताजी की आकस्मिक मौत का पूरा लाभ उठा लिया था। 2 बार अपनी अपनी रकम वसूल करने से भी वे चूके न थे। दोबारा अपनी अपनी रकम वसूल करने से भी वे चूके न थे। किसी पड़ोसी दुकानदार ने ग्राहक तोड़ लिए थे। किसी ने अपने बगल की हमारी ज़मीन दाब ली थी। घर बाहर के सभी लोग जैसे हमें नोचने के लिए खड़े हो गए थे।
कोई भी तो अपना नहीं दिखता था। बाबा बूढ़े थे, हम छोटे थे। एक दिन बाबा ने बड़े भैया को बुलाया। पता नहीं क्या कहा कि बड़े भैया सारा दिन उदास रहे। शाम को खेत से लौटते समय मुझसे बोले, जीतू, मैं पढ़ने अल्मोड़ा जाऊं तो तू घर का काम देख लेगा? मेरी समझ में बात आई नहीं। भैया पढ़ने जाए यह ठीक है, लेकिन घर में मुझे क्या देखना है और कैसे? तू सारा दिन इधर उधर मित्रों के साथ घूमता रहता है। देखना, बाबा बूढ़े हो गए, इतना बड़ा कारोबार है, उनसे दुकान में अधिक काम हो नहीं पाता। मुनीब रखते हैं, लेकिन वे भी लूट खसोट में कसर नहीं छोड़ते। तू स्कूल से लौटकर सीधा घर आया करना, किसी काम में मदद कर देना, इससे बाबा को बड़ा सहारा मिलेगा। बड़े भैया का स्वर भीग आया था। वे उसी प्रवाह में आगे बोले, ऐसा कोई भी तो नहीं जिसकी हम सहायता ले सकें। पिताजी हमें खूब पढ़ाना लिखाना चाहते थे ना। बाबा कहते हैं कि मैं आगे पढूं। पिताजी जिस तरह सारे काम चलाना चाहते थे वैसे ही सब चले। बाबा का दिल नहीं दुखाना है। मैं खूब परिश्रम करूँगा, तू भी पढ़ने में मेहनत कर। बेकार का घूमना फिरना छोड़कर खाली समय में घर का काम देख। छुट्टियाँ मिलते ही मैं भी घर आ जाया करूँगा। और बड़े भैया सचमुच एक दिन चल पड़े। घोड़े पर उनका सामान लादा गया। पुल पार तक बाबा लाठी टेकते टेकते उन्हें पहुंचाने गए। बड़े भैया से पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे। बड़े भैया उम्र में मुझसे केवल 3 साल बड़े थे, लेकिन लगता था पिताजी की अकाल मृत्यु ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था। फिर काम में डूब गए थे बाबा। न दिन देखते थे न रात, कहीं कुछ भी कमी न आने दी उन्होंने। जिस तरह मेहमान पहले आते थे उसी तरह फिर आने लगे। बहू बेटियां जो भी घर आती, बाबा उसी तरह उन पर पैसा लुटाते जिस तरह पिताजी लुटाया करते थे। पाठशाला और अस्पताल में के चंदों में अब भी उतनी ही रकम दान दी जाती जितनी पहले दी जाती थी। लगभग साल भर बाद बड़े भैया का परीक्षा परिणाम आया तो बाबा की बूढ़ी आंखों में प्रसन्नता के आंसू झलक आए। प्रथम स्थान पाया था उन्होंने, वजीफा भी मिलने लगा था। बाबा सबसे अपने पोते का बखान करते, बहुत परिश्रमी है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। मैं स्कूल जाता, घर का, दुकान का, खेतों का काम भी देखता, खाली समय में पढ़ता और एक के बाद एक सीढ़ी पार करता चला गया। कभी एक भी पैसा व्यर्थ खर्च करते मुझे किसी ने नहीं देखा था। दोनों बच्चे होनहार निकल गए तो मेरी जिंदगी भर की तपस्या सफल हो जाएगी, बाबा जब तब दोहराते रहते। पास पड़ोस के लोगों ने बगीचे लगवाने शुरू कर दिए थे। बाबा ने भी फलों के पौधे लगाने के लिए गड्ढे खुदवा दिए थे। वे हर किसी को अच्छे फलों की पौध लाने को कहते। दुकान की छत की मरम्मत पुताई करवा दी। गौशाला के आगे लंबा चौड़ा आंगन बना दिया था। बड़े भैया छुट्टियों में घर आए थे। शायद उन दिनों बाबा ने सेब और नाशपाती के पौधे लगवाए थे। बाबा कहते थे, अरे इनके फूलने फलने तक मैं जिंदा न भी रहूं, बच्चे तो खाएंगे। हमारा नरेंद्र फलों का बड़ा शौकीन था। आंगन के आगे लगे माल्टों के पौध वहीं लाया था चौबटिया से, अब फलने लगे हैं। इस बार खूब फल आएंगे इन वृक्षों पर। बड़े भैया फौज में चले गए, उनकी पदोन्नति होती गई। मैंने दिल्ली में नौकरी कर ली। इस बीच बाबा चल बसे। घर में केवल माँ रह गई थी, बिल्कुल अकेली। पिछली बार घर जाने पर मैंने बाबा का धूल और धुएं से ढका फोटो साफ करके देवताओं के पास रख दिया था। तुम अकेली क्यों रहती हो माँ? मैंने माँ से पूछा था। माँ बोली, तो कहाँ जाऊँ? तपन का कोई
भरोसा नहीं, आज यहाँ तो कल वहाँ। तू शादी करता नहीं, मुझे तो ये डाढ़े पहाड़ ही अच्छे लगते हैं। वे जिंदगी के कुछ दिन और रह गए हैं, वे भी यहीं बीत जाएंगे, बस इतनी ही इच्छा है। माँ, तुम अपनी पसंद की बहू ढूंढ लो जो तुम्हारी खूब सेवा कर सके। अगली बार घर आऊँगा तो तुम्हें निराश नहीं करूँगा। भैया को भी तब छुट्टी मिल जाएगी, कुछ दिन पूरा परिवार एक साथ रह पाएगा। बड़े भैया ने फौज में ही काम कर रहे अपने किसी बड़े अफसर की लड़की से शादी कर ली थी। भाभी केरल की थी। पहाड़ों की ज़िंदगी क्या होती है उन्हें पता न था। एक बार अम्मा उनके साथ कुछ महीने बिताने के लिए गई, लेकिन थोड़े ही दिनों में लौट आई। वहाँ की ज़िंदगी उन्हें रास नहीं आई। मेरे दिल्ली लौटने के कुछ महीने बाद माँ की ओर से पत्र मिला था। तेरे लिए चांद से बहू ढूंढ ली है, तपन को लिख दिया है, वह भी आएगा। चैत में शादी होगी। चैत से पहले ही देश की स्थिति बिगड़ने लगी। पाकिस्तान से युद्ध शुरू हो गया था। भैया उन दिनों बांग्लादेश के मोर्चे पर थे, जैसुर की तरफ कहीं। युद्ध पर जाने से पहले भैया मिलने आए थे। एक दिन मेरे साथ रहे। सारी रात वे सो नहीं सके। घर की बाहर की पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें करते रहे। मेरे लिए कुछ कपड़े खरीद गए। अपने हाथ की बहुमूल्य घड़ी उतार कर मुझे दे गए। भाभी और बच्चों से जानबूझ कर नहीं मिले। बोले इससे दिल कमज़ोर हो जाता है, जो होगा देखा जाएगा। रेलवे स्टेशन तक मैं छोड़ने गया तो भैया देर तक मेरा हाथ थामे रहे। जीतू, तू बहुत कमज़ोर है, अपनी सेहत का ध्यान रखा कर। लौटने पर अब की बार खूब लंबी छुट्टी लेंगे। 1-2 महीने आराम से घर बिताएंगे। बंगलानुमा नया मकान बनवाएंगे। जब ट्रेन चलने लगी तो मैंने देखा भैया के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। घमासान युद्ध की खबरें आती। भैया सेना मुक्ति वाहिनी के साथ निरंतर आगे बढ़ रही थी, पर मेरी आँखों की नींद न जाने कहाँ खो गई थी। तभी एक रात तार मिला। लिखा था, मेजर तपन कुमार ढाका के पास ही किसी मोर्चे पर शत्रु से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। यह वज्रपात असह्य था। हम लोगों के लिए माँ पागलों की तरह दिन रात रोती रहती। मैं घर आया तो भाभी साथ थी और दोनों बच्चे भी। तपसी ने तो अब आने को लिखा था। चैत में लगन तय किया था। माँ सुबक सुबक कर रोने लगी थी। माँ, तुम्हें बहू चाहिए थी ना साथ रहने के लिए? लो, भाभी आ गई। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी परवरिश करनी है। भैया चल बसे हैं तो क्या हुआ, हम तो हैं। माँ चुप हो गई। अपनी होने वाली चांद सी बहू का जिक्र उन्होंने फिर कभी नहीं किया। धूप में चमकता हरा भरा बगीचा मेरे सामने है। वे पेड़ अब बहुत बड़े हो गए हैं जो बाबा ने लगवाए थे। 3-4 साल पहले बड़े भैया छुट्टियों में घर आए थे। कुछ पेड़ वे लगवा गए थे। वे भी अब मेरे बराबर ऊंचे हो गए हैं। दूर कुछ गट्टे और चमक रहे हैं जो अम्मा ने इन जाड़ों में खुदवाए थे। अब उनमें पौध मुझे रोपने हैं। आइए पाठ के प्रश्न उत्तर देखें। मौखिक प्रश्न। पहला, कहानी में मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उत्तर, कहानी में मैं शब्द का प्रयोग छोटे भाई के लिए किया गया है, वही इस कहानी का नायक है। दूसरा, बड़े भैया पढ़ने कहाँ गए थे? उत्तर, बड़े भैया पढ़ने अल्मोड़ा गए थे। तीसरा, बड़े भाई कहाँ नौकरी करते थे? उत्तर, बड़े भाई फौज में भर्ती हो गए थे। चौथा, घर पर माँ अकेली क्यों रह गई थी? उत्तर, बड़े भैया फौज में भर्ती हो गए थे।
छोटे भाई दिल्ली में नौकरी करने लगा, बाबा का स्वर्गवास हो गया, इसलिए माँ अकेली रह गई थी। आइए कुछ लिखित प्रश्नों को देखें। पहला, रथचक्र शब्द से लेखक का क्या तात्पर्य है? उत्तर, रथचक्र शब्द से लेखक का तात्पर्य जीवन चक्र से है। जिस प्रकार रथ का पहिया निरंतर घूमता रहता है, उसी प्रकार प्रियजनों की मृत्यु होने पर भी जीवन चलता रहता है। दूसरा, फलों के जो वृक्ष बाबा तथा बड़े भैया ने लगाए थे, उनका क्या हुआ? उत्तर, बाबा तथा बड़े भैया ने फलों के जो वृक्ष लगाए, वे समय पाकर फूलने फलने लगे थे। उनके फल परिवार के सदस्यों के खाने के काम आए। तीसरा, अब उनमें पौधे मुझे रोपने हैं। इन शब्दों द्वारा लेखक क्या कहना चाह रहा है? उत्तर, जिन पर पौधे अब मुझे रोपने हैं, इन शब्दों द्वारा लेखक कहानी के नायक की कर्तव्य भावना की बात कहना चाह रहा है। नायक के पिता की मृत्यु के बाद दादा ने अपने पोतों की देखभाल की। बड़े भाई की वीरगति पाने के बाद अब छोटे भाई की बारी है कि वह बड़े भैया के बच्चों की देखभाल करे। चौथा, माँ ने फिर कभी अपनी होने वाली बहू का जिक्र क्यों नहीं किया? उत्तर, युद्ध में वीरगति प्राप्त करने के बाद बड़े भैया की पत्नी व बच्चों की जिम्मेदारी छोटे बेटे पर आ जाने से माँ ने फिर कभी अपनी होने वाली बहू का जिक्र नहीं किया। पांचवा, कहानी के किस पात्र ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया? कारण सहित लिखिए। उत्तर, दादाजी के पात्र ने मुझे सर्वाधिक प्रभावित किया, क्योंकि ढलती उम्र में पुत्र वियोग सहने के बाद भी उन्होंने स्वयं को और पुत्र के परिवार को संभाला। उसके दोनों बेटों की शिक्षा पूरी करवाई। बड़ा पोता फौज में चला गया और छोटे पोते ने दिल्ली में नौकरी कर ली। पांचवा, अंतिम कोई प्रश्न देखिए। बड़े भाई को छोड़ने आते समय बाबा ने उनसे क्या क्या बातें की होगी? बाबा ने बड़े भाई से कहा होगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करना, यहाँ की चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूँगा, किसी बुरी संगति में मत पड़ना, अपनी माँ और छोटे भाई की जिम्मेदारी मेरे बाद तुम्हारे कंधों पर ही आएगी, आदि बातें की होगी। पठित गद्यांश के प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला, देश की स्थिति कैसे बिगड़ी? भैया तब का कौन से मोर्चे पर थे? पाकिस्तान से युद्ध के कारण देश की स्थिति बिगड़ी। भैया उन दिनों बांग्लादेश के मोर्चे पर थे, जैसुर की तरफ। दूसरा, युद्ध पर जाने से पहले भैया ने क्या किया? उत्तर, भैया जीतू से मिलने आए, एक दिन साथ रहे, घर की बाहर की बातें की, कुछ कपड़े खरीद लाए थे, अपने हाथ की घड़ी उतार कर दे गए। तीसरा, स्टेशन पर भैया ने जीतू से क्या कहा? स्टेशन पर भैया ने कहा कि जीतू, तू बहुत कमज़ोर है, अपनी सेहत का ध्यान रखना। इस बार लौट कर आने पर 1-2 महीने की छुट्टी लेकर घर पर आराम करेंगे और बंगलानुमा नया मकान बनवाएंगे। आइए एक और प्रश्न इस पाठ से संलग्न है, जो कि है सोच कर लिखिए। हम सोचेंगे और इसे अपने शब्दों में लिखेंगे। प्रश्न है, हंसकर परिस्थितियों का सामना करने से क्या लाभ हो सकते हैं? उत्तर, प्रतिकूल परिस्थितियों का हंसकर सामना करने से मनुष्य मजबूत बनता है, हालात से लड़ने की ताकत बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, निराशा पास नहीं आती, परिस्थितियां उस पर हावी नहीं होती, बल्कि वह उन पर हावी हो जाता है। आशावादी होता हुआ वह सफलता के लिए प्रयासरत रहता है। दृढ़ संकल्प और धैर्य के बल पर वह परिस्थितियों को नियंत्रित करके
अंततः विजय प्राप्त करने में सफल होता है। पाठ के व्याकरण भाग को या भाषा से सभी प्रश्नों को हम अब आगे देखेंगे और उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।